क्या होगा अगर दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां एक ही मंच पर जुड़ जाएं और हर पल बदलते वैश्विक परिदृश्य की कहानी हमारे सामने खुली हो जाए। इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ प्रमुख देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक के ताजा अपडेट्स की चर्चा करेंगे, जहां राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक और संस्कृति की कहानियां एक नई दिशा ले रही हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी घटना भी वैश्विक राजनीति का चेहरा बदल सकती है और आपकी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ सकती है। यह वीडियो न केवल आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की गहराई से अवगत कराएगा, बल्कि यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या होगा अगर ये परिवर्तन हमारे जीवन के हर पहलू को छू जाए। इसलिए अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अमेरिका में आज की प्रमुख खबरों में वायोमिंग राज्य से संबंधित है, जहां ग्रिजली भालुओं को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा मेथाम्फेटामीन मैथ से संबंधित मामलों में वृद्धि और स्टॉकिंग कानूनों को सख्त करने की मांग पर भावुक गवाही दी गई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त चीन ने अमेरिकी चेतावनियों के जवाब में हुवावे के चिप्स के उपयोग पर अमेरिकी धमकियों की निंदा की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र का दौरा किया, जो यूक्रेनी बलों को बाहर निकालने के बाद उनका पहला दौरा था। इसके अलावा ईरान की संसद ने रूस के साथ 20 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी को मंजूरी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ेगा। भारत में आज की प्रमुख खबरों में शेयर बाजार की सिफारिशें शामिल हैं, जहां चेन्नई पेट्रो, जुबिलेंट फार्मोवा और ओएनजीसी को खरीदने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने भीषण गर्मी के कारण 21 मई से 30 जून तक सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। जापान के कृषि मंत्री ने हाल ही में दिए गए एक विवादास्पद बयान के बाद इस्तीफा दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें कभी चावल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके अतिरिक्त जापान की अप्रैल महीने में निर्यात वृद्धि धीमी रही, विशेष रूप से अमेरिका को भेजे गए शिपमेंट्स में गिरावट के कारण। जर्मनी में आज की प्रमुख खबरों में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक दूर दराज दक्षिणपंथी समूह लास्ट डिफेंस वेव के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी शामिल है, जो देश में हमलों की योजना बना रहे थे। इसके अलावा जर्मन खुफिया एजेंसी ने BDS बॉयकॉट, डिवेस्टमेंट, सैंक्शंस आंदोलन को संविधान विरोधी करार दिया है। ब्रिटेन ने इजराइल के साथ मुक्त व्यापार वार्ताओं को निलंबित कर दिया है और वेस्ट बैंक में बसने वालों पर प्रतिबंध लगाए हैं। यह कदम गाजा में इजरायली कार्रवाइयों की प्रतिक्रिया में उठाया गया है। इसके अलावा देश में अब तक 2025 में 439 जंगल की आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक हैं। फ्रांस में आज की प्रमुख खबरों में रूसी निर्देशक किरिल सेरेब्रेनिकोव को शेवलियर डे ला लीजन डॉनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा फ्रांस के नीस शहर में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महासागरों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ब्राजील ने 2015 की पर्यावरणीय आपदा के लिए जिम्मेदार खनन कंपनियों के साथ $23 बिलियन का समझौता किया है, जिससे 3 लाख से अधिक पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा ब्राजील ने COP30 सम्मेलन से पहले एक वैश्विक जलवायु परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा है, जिससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को तेज किया जा सके। पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर 2022 के चुनाव के बाद तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है। कनाडा में अप्रैल 2025 में हुए संघीय चुनावों में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने अल्पसंख्यक सरकार के रूप में सत्ता बरकरार रखी है। इसके अलावा देश के मैनिटोबा और ओंटारियो प्रांतों में लगभग 100 जंगल की आग सक्रिय है, जिससे 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने नागरिकता कानूनों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब केवल इटली के नागरिकों के बच्चे और पोते ही नागरिकता के पात्र होंगे। इससे पहले 1861 से इटली के नागरिकों के वंशज नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते थे। यह बदलाव विशेष रूप से इटली अमेरिकियों को प्रभावित कर रहा है, जिनमें से कई वर्षों से नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में थे। अमेरिका में लगभग 1.6 से 2 करोड़ लोग इटली अमेरिकी पहचान रखते हैं और इस निर्णय ने वहां राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। न्यू साउथ वेल्स के मिड नॉर्थ कोस्ट क्षेत्र में 500 वर्षों में एक बार आने वाली बाढ़ ने लगभग 48,800 लोगों को अलग थलग कर दिया है और 23,200 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। मैनिंग नदी का जल स्तर 1929 के रिकॉर्ड को पार कर गया है और अगले 48 घंटों में और 200 मिलीमीटर बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल ने 75 नए M1A2 SCPV-3 अब्राम्स टैंकों की खरीद के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है, जिनमें से 46 टैंक टाउन्सविल और पुकापुन्याल में तैनात किए गए हैं। ये टैंक पुराने M1A1 मॉडलों की जगह लेंगे, जिन्हें यूक्रेन को दान किया गया है।
दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 1.5% तक घटा दिया है और ब्याज दर को 2.75% कर दिया है। यह निर्णय अमेरिका द्वारा स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स पर लगाए गए टैरिफ और राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा पिछले वर्ष घोषित मार्शल लॉ के प्रभावों के कारण लिया गया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण कोरिया ने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के विकास की दौड़ में आधिकारिक रूप से प्रवेश किया है, जिसमें एआई सहायता प्राप्त निर्णय निर्माण, लेजर हथियार प्रणाली और उच्च गति क्षमताएं शामिल होंगी। सऊदी अरब के साथ इस परियोजना में सहयोग की संभावना पर भी चर्चा चल रही है। तुर्की 23 अप्रैल 2025 को इस्तांबुल के पास 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे 359 लोग घायल हुए और मारमारा क्षेत्र में मध्यम स्तर की क्षति हुई। सरकार ने राहत कार्यों के लिए 3,597 कर्मियों को तैनात किया और कई स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इसके अलावा इस्तांबुल के मेयर इकरेम इमामोग्लू की हिरासत के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें कई पत्रकारों की गिरफ्तारी भी शामिल है। यह घटनाक्रम प्रेस स्वतंत्रता और राजनीतिक असंतोष के मुद्दों को उजागर कर रहा है। सऊदी अरब, भारत और सऊदी अरब ने 2025 के लिए हज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत से 1,75,025 तीर्थयात्रियों को हज करने की अनुमति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते का स्वागत किया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने स्पीयर्स ऑन ऑफ विक्ट्री 2025 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी की है, जिसमें विभिन्न देशों की सेनाओं ने भाग लिया। यह अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इजराइल गाजा में इजरायली सेना द्वारा रात भर किए गए हवाई हमलों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा में खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति की कमी के कारण 14,000 शिशुओं की जान खतरे में है। इस बीच इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले की खबरों के चलते वैश्विक तेल कीमतों में 1% से अधिक की वृद्धि हुई है। स्पेन की संसद ने इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, जो गाजा में इजरायली कार्रवाइयों की प्रतिक्रिया में उठाया गया कदम है। इंडोनेशिया की केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है, जिससे मौद्रिक नीति में ढील दी गई है। स्वीडन ने एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत कस्टम यौन सामग्री की खरीद को अपराध घोषित किया गया है। नीदरलैंड्स के किंग विलेम अलेक्जेंडर ने जापान में आयोजित एक्सपो 2025 ओसाका में भाग लिया, जहां उन्होंने डच पवेलियन का दौरा किया और भाषण दिया। स्विट्जरलैंड के ब्लैटन क्षेत्र में क्लेनर नेस्टहॉर्न पर्वत पर एक बड़े भूस्खलन की आशंका है, जिससे स्थानीय निवासियों को सतर्क किया गया है और संभावित निकासी की तैयारी की जा रही है। इस प्राकृतिक आपदा के खतरे ने क्षेत्रीय प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके अतिरिक्त स्विस बैंक जूलियस बेयर ने 130 मिलियन स्विस फ्रैंक का घाटा दर्ज किया है, जिससे उसके शेयरों में 5% से अधिक की गिरावट आई है। बैंक के सीईओ ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसे बड़े नुकसान की संभावना नहीं है। ईरान की संसद ने रूस के साथ 20 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी समझौते को मंजूरी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले की खबरों के चलते वैश्विक तेल कीमतों में 1% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चिंता बढ़ गई है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचनाओं के जवाब में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की पेशकश की है। रामाफोसा व्हाइट हाउस की यात्रा पर हैं, जहां वे द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका ने मोरक्को, मिस्र, तंजानिया, केन्या और जिम्बाब्वे के साथ मिलकर अफ्रीका में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रयास शुरू किए हैं, जिससे रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक और राजस्व प्राप्त हो रहा है। मिस्र की फिल्म ऐशा कैंट फ्लाई अवे ने 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी प्रभावशाली शुरुआत की है, जहां इसे अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में प्रदर्शित किया गया। इस फिल्म ने मिस्र के सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पुनः प्रतिष्ठित किया है। सिंगापुर में कोविड-19 मामलों में फिर से वृद्धि देखी जा रही है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों ने सतर्कता बढ़ा दी है और संक्रमण की रोकथाम के लिए नए उपायों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा सिंगापुर में 2025 महिला प्रीमियर लीग का 24वां सत्र 1 मार्च से शुरू हो चुका है, जिसमें 9 टीमें भाग ले रही हैं। पाकिस्तान और चीन ने व्यापार और निवेश को गहरा करने और निकट संचार बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त बलूचिस्तान प्रांत में एक आत्मघाती हमलावर ने एक स्कूल बस को निशाना बनाया, जिसमें कई लोग घायल हुए।
साथ ही पाकिस्तान में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जो आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच निवेशकों के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में सोने की मांग को दर्शाता है।